कहानी में हम देखते हैं एना नाम की एक महिला को जो अपने पति के साथ रात को आराम से सो रही होती है। तभी सुबह सुबह उनके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंधेरे में एक छोटी लड़की खड़ी होती है जो बिना कुछ बोले बस उन्हें घूर रही होती है। एना का पति आधी नींद में उठकर लड़की के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है लड़की अचानक उसके गले पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा चीखों से भर जाता है। एना घबराकर लड़की को कमरे से बाहर धक्का देती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। वो अपने पति का खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हालत हर सेकंड बिगड़ती जाती है। डर के मारे एना अस्पताल फोन करती है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक उसका पति, जो कुछ देर पहले मर चुका था, धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें बदल चुकी थीं और अब वो इंसान नहीं रहा था। पति पागलों की तरह एना पर हमला कर देता है। एना किसी तरह खुद को बचाते हुए बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन तभी अचानक उसका पति पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ देता है। एना डर के मारे खिड़की खोलती है और आखिरी पल में पति को धक्का देकर बाहर कूद जाती है। घर से निकलते ही एना अपनी कार की तरफ भागती है। तभी उसे सामने उसका पड़ोसी दिखाई देता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। एना उससे मदद मांगती है, लेकिन आदमी उसकी तरफ बंदूक तान देता है और पीछे हटने को कहता है। एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही तेज रफ्तार एम्बुलेंस आकर उस आदमी को उड़ा देती है। ये नजारा देखकर एना पूरी तरह टूट जाती है। अब वो चारों तरफ देखती है और उसे एहसास होता है कि पूरा शहर नरक बन चुका है। तभी उसका ज़ॉम्बी बन चुका पति फिर से घर से बाहर निकल आता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। एना तुरंत कार में घुसती है, कांपते हाथों से चाबी लगाती है, लेकिन इंजन स्टार्ट होते ही उसका पति कार की खिड़की तोड़ देता है। एना पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाती है और कार लेकर वहां से भाग निकलती है। रास्ते में उसे सिर्फ मौत और तबाही दिखाई देती है। अचानक एक आदमी उसकी कार का दरवाजा खोलकर गाड़ी छीनने की कोशिश करता है। घबराहट में एना उसे लात मारकर बाहर फेंक देती है, लेकिन इसी दौरान कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा एक पेड़ से टकरा जाती है। काफी देर बाद एना को होश आता है। वो धीरे धीरे कार से बाहर निकलती है, लेकिन तभी अचानक कोई उसके सिर पर ठंडी बंदूक तान देता है। एना के सिर पर बंदूक ताने खड़ा आदमी अपना नाम केनेथ बताता है। वो एक ताकतवर पुलिस ऑफिसर था। पहले वो एना को शक की नजर से देखता है कि कहीं वो भी ज़ॉम्बी तो नहीं बन चुकी, लेकिन जब उसे यकीन हो जाता है कि एना अब भी इंसान है, तब वो अपनी बंदूक नीचे कर देता है। इस बर्बाद दुनिया में अब दोनों के पास कहीं जाने की जगह नहीं बची थी, इसलिए एना उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में दोनों एक पुल के नीचे पहुंचते हैं, जहां उन्हें 3 और बचे हुए लोग मिलते हैं। उनमें एक आदमी का नाम माइकल था, उसके साथ एंडी और उसकी पत्नी लुइस थी। बातचीत में पता चलता है कि जिस रास्ते से केनेथ जाना चाहता था, वहाँ अब हजारों ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। माइकल बताता है कि उनके साथ पहले 8 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ ये 3 ही जिंदा बचे हैं। अब सब लोग फैसला करते हैं कि पास के एक बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर छिपना सबसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। वो लोग मॉल का शीशा तोड़कर अंदर घुसते हैं। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक जगह रुककर आराम करते हैं। माइकल मॉल का मुख्य दरवाजा चेक करता है और उन्हें राहत मिलती है कि जब वायरस फैला तब मॉल खुला ही नहीं था, यानी अंदर अभी तक ज़ॉम्बी नहीं पहुंचे थे। सुरक्षा के लिए सब लोग अलग अलग हिस्सों में जाकर मॉल की जांच करने लगते हैं। केनेथ अपनी बंदूक लेकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि माइकल और एंडी बाकी एंट्री पॉइंट्स देखने निकलते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस शांत दिखने वाले मॉल के अंदर भी मौत कहीं ना कहीं उनका इंतजार कर रही थी। माइकल जब एक कपड़ों की दुकान में जाता है तो जमीन पर फैला खून देखकर तुरंत सतर्क हो जाता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए पास पड़ी एक लकड़ी की हथौड़ी उठा लेता है। तभी उसे सामने वाले कमरे में किसी की हलचल दिखाई देती है। माइकल धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और अंदर एक ज़ॉम्बी किसी इंसान की लाश को नोच रहा होता है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी पलटकर माइकल को देखता है और बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हॉल में खड़े बाकी लोग भी चीखों की आवाज सुन लेते हैं। केनेथ तुरंत अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी अचानक वीन पर टूट पड़ता है। वो उसे काटने ही वाला होता है कि केनेथ बंदूक के पिछले हिस्से से ज़ॉम्बी को जोरदार वार करके पीछे धकेल देता है, लेकिन ज़ॉम्बी रुकता नहीं। वो सीधे केनेथ पर कूद पड़ता है और दोनों पानी के फव्वारे में गिरकर लड़ने लगते हैं। हालात बेकाबू होते देख एना जमीन पर पड़ी बंदूक उठाती है और गोली चलाकर ज़ॉम्बी को गिरा देती है। उधर माइकल भी जान बचाने के लिए टूटी हुई लकड़ी उठाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के सिर में घुसा देता है। जैसे ही लकड़ी उसके दिमाग में जाती है, ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। अब सबको समझ आने लगता है कि इन राक्षसों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधे सिर पर हमला। इस हमले के बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि मॉल की पहली मंजिल सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो लोग लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है,
कई बंदूकें सीधे उनके सिर पर तान दी जाती हैं। सामने मॉल के 3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, जिनका लीडर सीजे नाम का बेहद घमंडी आदमी था। उसके साथ टेरी और बार्ट भी थे। सीजे साफ कह देता है कि अब इस मॉल में वही नियम बनाएगा। मजबूरी में एना और बाकी लोगों को अपने हथियार उसके हवाले करने पड़ते हैं। अब मॉल पर पूरी तरह सीजे का कब्जा हो चुका था। हालात इतने खराब थे कि एंडी को अपनी पत्नी वीन को वॉशरूम ले जाने के लिए भी सीजे से इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन असलियत ये थी कि दोनों वॉशरूम नहीं बल्कि वीन के छुपे हुए घाव को देखने जा रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हुए हमले में वीन को ज़ॉम्बी काट चुका था और अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि ज़ॉम्बी का काटना इंसान को भी उन्हीं जैसा बना देता है। टीवी पर लगातार इमरजेंसी न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जाता है कि इन ज़ॉम्बीज को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, इनके सिर पर हमला करो और अगर पूरी तरह खत्म करना हो तो इनके शरीर को जला दो। ये सुनकर सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि बाहर फैली तबाही कितनी भयानक है। माइकल सीजे से कहता है कि सिर्फ मॉल में छिपकर बैठना कोई समाधान नहीं है। ज़ॉम्बी कभी भी अंदर घुस सकते हैं, इसलिए उन्हें मजबूत सुरक्षा और मदद के लिए सिग्नल तैयार करना होगा। पहली बार सीजे उसकी बात मान लेता है। फिर तीनों सिक्योरिटी गार्ड पूरे मॉल में घूम घूम कर ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगते हैं, जबकि बाकी लोग छत पर बड़े बड़े अक्षरों में पेंट से SOS लिखते हैं ताकि कोई हेलीकॉप्टर या सेना उन्हें देख सके। तभी सामने वाली बिल्डिंग से गोलियों की आवाज आती है। सब लोग उधर देखते हैं, जहां एंड्रे नाम का एक आदमी अपनी बिल्डिंग की छत पर फंसा हुआ था। उसी समय आसमान में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सभी लोग पूरी उम्मीद के साथ हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर बिना रुके आगे निकल जाता है। उम्मीद का वो छोटा सा सहारा भी खत्म हो जाता है। निराश होकर सब वापस मॉल में लौटते हैं, लेकिन हालात अभी भी ठीक नहीं थे। सीजे एना और उसके दोस्तों को नीचे एक फर्नीचर स्टोर में बंद कर देता है। माइकल को लगता था कि अगर तीनों गार्ड ऐसे ही हुकूमत चलाते रहे तो एक दिन सब मारे जाएंगे। वो बाकी लोगों को उनके खिलाफ खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन कोई साथ नहीं देता। एंडी सिर्फ अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की चिंता में था। केनेथ अब भी अपने पुलिस साथियों को ढूंढना चाहता था और एना पूरी तरह टूट चुकी थी, जो बस चुपचाप सोफे पर लेटी रहती थी। बाहर से ये लोग एक टीम लगते थे, लेकिन अंदर से सब बिखरे हुए थे। अगली सुबह एना चालाकी से टेरी को मना लेती है और वो चुपके से उनका दरवाजा खोल देता है। उसी दौरान एंडी और केनेथ बातचीत कर रहे होते हैं। एंडी कहता है कि उसे पहले कभी मौत से डर नहीं लगा, लेकिन अब लगता है क्योंकि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तभी अचानक मॉल के बाहर जोरदार धमाका होता है। एक बड़ी ट्रक बैरिकेड तोड़ते हुए अंदर घुस आती है। आवाज सुनकर सभी लोग तुरंत छत की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों ग्रुप फिर से आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी माइकल मौका देखकर बार्ट के हाथ से बंदूक छीन लेता है। उसी पल केनेथ भी तेजी से सीजे की बंदूक पकड़ लेता है। कुछ ही सेकंड में पूरा खेल पलट जाता है। जो लोग अब तक दूसरों पर हुकूमत चला रहे थे, वही खुद कैदी बन जाते हैं। केनेथ और टेरी मिलकर सीजे और बार्ट को बंद कर देते हैं। इसके बाद एना ट्रक को मॉल के पीछे वाले दरवाजे तक ले जाती है, जबकि माइकल और एंडी वहां खड़े होकर अंदर आने वालों की मदद करते हैं। बड़ी मुश्किल से ट्रक में बैठे लोग जिंदा मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक बुरी खबर भी आती है। उनमें से 2 लोगों को ज़ॉम्बी काट चुके थे और एक मोटी बुजुर्ग औरत की हालत तो बेहद खराब थी। बाहर की दुनिया की बातें सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ट्रक से आए लोग बताते हैं कि पूरा शहर कत्लगाह बन चुका है। सड़कें लाशों से भरी हैं और हर तरफ सिर्फ मौत घूम रही है। केनेथ जिस फोर्ट पेस्टर पहुंचना चाहता था, वो जगह भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब किसी सुरक्षित जगह की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। एना घायलों का इलाज करने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक वो बुजुर्ग औरत दम तोड़ देती है। सब लोग दुख में डूब जाते हैं। एना धीरे से उसके चेहरे पर कंबल डाल देती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो औरत अचानक फिर से उठ बैठती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सीधा एना पर हमला कर देती है। घबराकर एना पीछे हटती है और पास पड़ी लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर में घुसा देती है। अब आखिरकार सबको सच्चाई समझ आ जाती है। जो भी इंसान ज़ॉम्बी के काटने का शिकार होता है, वो धीरे धीरे खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। यही वजह थी कि ये वायरस इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। तभी सबको याद आता है कि ट्रक के साथ आया फ्रैंक नाम का आदमी भी संक्रमित था। अब सब इस बात पर बहस करने लगते हैं कि क्या उसे मार देना चाहिए या नहीं। लेकिन इसी दौरान एंडी चुपचाप वहां से निकल जाता है। किसी को नहीं पता था कि उसकी पत्नी वीन भी पहले ही संक्रमित हो चुकी थी। दूसरी तरफ लोग फ्रैंक को पूरी सच्चाई बताते हैं। अपनी बेटी को गले लगाए बैठे फ्रैंक की हालत देखकर किसी का दिल नहीं करता कि उसे गोली मार दी जाए, लेकिन सब जानते थे कि अब उसके पास इंसान बने रहने के लिए
बहुत कम वक्त बचा है। फ्रैंक अपनी आखिरी सांसों से पहले अपनी बेटी निकोल को प्यार से गले लगाता है और उसके माथे को चूमता है। ये पल इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। केनेथ कांपते हाथों से उस पर बंदूक तानता है, लेकिन वो तुरंत गोली नहीं चला पाता। वो इंतजार करता है जब तक फ्रैंक पूरी तरह मर नहीं जाता, और जैसे ही फ्रैंक ज़ॉम्बी बनकर डरावनी आवाज निकालता है, केनेथ मजबूरी में गोली चला देता है। कुछ समय के लिए हालात शांत हो जाते हैं। लोग धीरे धीरे इस नई दुनिया में जीना सीखने लगते हैं। केनेथ सामने वाली बिल्डिंग में फंसे एंड्रे के साथ दूरबीन से शतरंज खेलता है। कुछ लोग मॉल की दुकानों में जाकर कपड़े पहनकर खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं। टेरी और निकोल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, यहाँ तक कि सीजे और बार्ट भी अब पहले जैसे कठोर नहीं रहे थे। ऐसा लगने लगता है जैसे इस मौत भरी दुनिया में भी इंसानों ने थोड़ी सी खुशी ढूंढ ली हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एक दिन अचानक पूरे मॉल की बिजली चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सब लोग समझ जाते हैं कि अगर जनरेटर बंद रहा तो उनकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ लोग नीचे बेसमेंट में जनरेटर ठीक करने जाते हैं। अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें अचानक कोई परछाई भागती हुई दिखती है। सब डर जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा कुत्ता था। जैसे ही सब राहत की सांस लेते हैं, तभी अचानक ऊपर से एक ज़ॉम्बी कूदकर सीधे बार्ट पर हमला कर देता है। उसकी चीख सुनते ही आसपास छिपे बाकी ज़ॉम्बी भी बाहर निकल आते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा बेसमेंट ज़ॉम्बीज से भर जाता है। केनेथ और बाकी लोग किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बार्ट उन खूंखार ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है और जिंदा नहीं बच पाता। उधर दूसरी तरफ कई दिनों से गायब एंडी अपनी संक्रमित पत्नी वीन के साथ मॉल की एक दुकान में छिपा हुआ था। वीन अब बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा था। एंडी उसकी हालत देखकर टूट चुका था। कुछ देर बाद वीन मर जाती है और फिर वापस ज़ॉम्बी बनकर उठ जाती है, लेकिन एंडी का दिमाग अब पूरी तरह खराब हो चुका था। एंडी अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी का मुंह बेल्ट से बांध देता है और उसके पेट से बच्चे को बाहर निकालता है। उसकी टूटी हुई मानसिक हालत में उसे लगता है कि अब उसका परिवार फिर से पूरा हो गया है। तभी एक बुजुर्ग महिला उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। सामने का भयानक नजारा देखकर वो डर जाती है और तुरंत गोली मारकर वीन को खत्म कर देती है। लेकिन ये देखकर एंडी पूरी तरह पागल हो जाता है और गुस्से में उसी औरत पर गोली चला देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर मॉल में मौजूद बाकी लोग तुरंत उस कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, सामने का मंजर देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। कमरे में चारों तरफ खून फैला होता है। एंडी और बुजुर्ग औरत दोनों मर चुके होते हैं, लेकिन असली डर अभी बाकी था। तभी एना को एक हल्की सी अजीब आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे एंडी की लाश पर पड़ा कंबल हटाती है और अगले ही पल सबके होश उड़ जाते हैं। कंबल के नीचे एक नवजात ज़ॉम्बी बच्चा पड़ा था। उसकी त्वचा सफेद और सड़ी हुई थी, आंखें तक पूरी नहीं खुली थी, लेकिन वो जन्म लेते ही इंसानों को काटने की कोशिश कर रहा था। एना कुछ पल के लिए जम जाती है, फिर भारी दिल से अपनी बंदूक उठाती है। अगले ही पल गोली की आवाज गूंजती है और स्क्रीन काली हो जाती है। अब सब समझ चुके थे कि मॉल अब सुरक्षित नहीं रहा। लोग मर रहे थे, मानसिक रूप से टूट रहे थे और ज़ॉम्बी हर दिन बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए सभी लोग एक मीटिंग करते हैं जहां सिर्फ एक फैसला लिया जाता है, अब यहाँ से भागना होगा। तभी स्टीवन बताता है कि मिशिगन झील के किनारे उसका एक बोट डॉक है जहाँ एक बड़ी नाव खड़ी है। अगर वो लोग किसी तरह वहां तक पहुंच जाएं तो झील के बीच वाले छोटे टापू पर जाकर बच सकते हैं, क्योंकि वहां शायद ज़ॉम्बी नहीं होंगे। सब लोग तुरंत तैयारी में लग जाते हैं। मॉल के पार्किंग एरिया में खड़ी 2 बड़ी ट्रकों को लोहे और हथियारों से मजबूत किया जाता है ताकि वो ज़ॉम्बियों के बीच रास्ता बना सकें। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आती है। उनके पास गोलियां बहुत कम बची थीं। ऐसे में केनेथ को सामने वाली बिल्डिंग में फंसा एंड्रे याद आता है, जो पहले गन शॉप चलाता था। वहां ढेर सारी बंदूकें और कारतूस मौजूद थे, लेकिन दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि एंड्रे खुद बेहद बुरी हालत में था। उसने बोर्ड पर लिखा होता है, खाना खत्म हो गया, मैं भूखा हूँ। अब सवाल था कि उसे खाना कैसे पहुँचाया जाए। बाहर हजारों ज़ॉम्बी घूम रहे थे और कोई इंसान वहां तक नहीं जा सकता था। तभी केनेथ को वो छोटा कुत्ता याद आता है जिसे उन्होंने पहले बचाया था। सबने गौर किया था कि ज़ॉम्बी जानवरों पर हमला नहीं करते, इसीलिए वो लोग खाने और वॉकी टॉकी से भरा बैग कुत्ते की पीठ पर बांध देते हैं और उसे बाहर भेजते हैं। हैरानी की बात ये थी कि ज़ॉम्बी सच में उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुत्ता आराम से सड़क पार करके एंड्रे की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन खुशी कुछ ही सेकंड टिकती है। अचानक एक ज़ॉम्बी दरवाजा पकड़ लेता है और बाकी ज़ॉम्बी भी बिल्डिंग के अंदर घुसने लगते हैं। माइकल तुरंत वॉकी टॉकी पर एंड्रे को चेतावनी देता है। तभी सबसे बेवकूफी भरा काम हो जाता है। निकोल, जो उस कुत्ते से बहुत लगाव रखती थी, बिना किसी को बताए ट्रक लेकर
सीधे सामने वाली बिल्डिंग पहुंच जाती है ताकि कुत्ते को बचा सके। बाद में वॉकी टॉकी पर पता चलता है कि वो किसी अलमारी में छिपकर जिंदा तो है, लेकिन एंड्रे अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। अब मॉल में मौजूद लोग सिर्फ निकोल पर गुस्सा ही नहीं थे, बल्कि उन्हें ये भी समझ आ गया था कि उसे बचाने जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना होगा। साथ ही एंड्रे भी मर चुका था, जिसका मतलब था कि गन शॉप में रखा सारा हथियार और गोला बारूद भी हाथ से निकल जाता और बिना हथियारों के उनका भागने का पूरा प्लान खत्म हो जाता। लेकिन अगर उसे बचाना था तो उन्हें मॉल की सुरक्षा छोड़कर हजारों ज़ॉम्बियों के बीच जाना पड़ता। काफी सोचने के बाद आखिरकार सबने फैसला किया वो निकोल को बचाएंगे। फिर एक छोटी सी रेस्क्यू टीम बनाई जाती है जिसमें केनेथ, माइकल, सीजे, टेरी और टकर शामिल होते हैं। ये लोग सीधे सड़क से जाने की बजाय सीवर लाइन के रास्ते सामने वाली बिल्डिंग तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। अंधेरी और बदबूदार सुरंगों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सब बेहद सतर्क रहते हैं, लेकिन तभी गलती से एक ढक्कन हिल जाता है और जोर की आवाज निकलती है। आवाज सुनते ही ऊपर मौजूद ज़ॉम्बी पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। किसी तरह जान बचाते हुए टीम बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। वहां हर तरफ खून और लाशें फैली होती हैं। तभी जमीन पर पड़े खून के निशानों का पीछा करते हुए उन्हें एंड्रे मिलता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था, वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। केनेथ अपने पुराने दोस्त को उस हालत में देखकर टूट जाता है, लेकिन बिना देर किए वो अपनी शॉटगन उठाता है और आंखों में आंसू लिए एंड्रे को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अच्छी बात ये थी कि निकोल अभी भी जिंदा थी। वो एक लोहे की अलमारी में छिपी हुई मिलती है। सब लोग जल्दी जल्दी हथियार और गोलियां इकट्ठा करते हैं, लेकिन अब वापस लौटना सबसे मुश्किल काम था। तभी सीजे एक खतरनाक आइडिया देता है। वो गैस सिलेंडर ज़ॉम्बियों की भीड़ में फेंकता है और फिर गोली मारकर उसे उड़ा देता है। जोरदार धमाके से कई ज़ॉम्बी उड़ जाते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर सब लोग वापस सीवर की तरफ भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ती। भागते समय टकर को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो नीचे सीवर में गिर जाता है। ऊपर से दर्जनों ज़ॉम्बी भी कूदकर अंदर आने लगते हैं। सीजे उसे खींचकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। टकर समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो सीजे से आखिरी बार कुछ कहता है और फिर खुद को ज़ॉम्बियों के हवाले कर देता है ताकि बाकी लोग भाग सकें। उधर मॉल में भी अब ज़ॉम्बियों की भीड़ घुस चुकी थी। पूरा प्लान फेल होने लगा था। मजबूरी में सभी लोग 2 मॉडिफाइड ट्रकों में बैठते हैं और पूरी ताकत से मॉल तोड़कर बाहर निकलते हैं। शुरुआत में ट्रक ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में इतनी बड़ी भीड़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है कि गाड़ियां रुकने लगती हैं। तभी सीजे फिर से गैस सिलेंडर फेंककर धमाका करता है। जोरदार विस्फोट से चारों तरफ लाशों के टुकड़े उड़ने लगते हैं और ट्रकों को आगे निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन मौत अभी भी उनका पीछा कर रही थी। दूसरी ट्रक के पीछे एक ज़ॉम्बी लटक जाता है। उसे हटाने के लिए एक बुजुर्ग आदमी चेनसॉ उठाता है, लेकिन ट्रक के झटके से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तभी सुनहरे बालों वाली लड़की उसकी मदद करने आगे बढ़ती है और अगले ही पल चेनसॉ सीधा उसके शरीर पर चल जाता है। पूरे ट्रक में खून फैल जाता है और अंदर बैठे लोग दहशत में चीख उठते हैं। भागते वक्त दूसरी ट्रक अचानक सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकरा जाती है और पलट जाती है। अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस जाते हैं, लेकिन सीजे और एना अपने साथियों को मरने के लिए नहीं छोड़ते। वो पहली ट्रक रोककर जान जोखिम में डालते हुए पलटी हुई गाड़ी की तरफ वापस दौड़ते हैं। इसी दौरान इंसानियत का सबसे बदसूरत चेहरा सामने आता है। स्टीफन, जो शुरू से ही स्वार्थी था, मौत सामने देखकर पूरी तरह डर जाता है। वो टूटी खिड़की से बाहर निकलता है और पीछे फंसे केनेथ और माइकल को छोड़कर अकेले भागने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बी फिल्मों में अकेले भागने वालों का अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। जैसे ही स्टीफन बाहर निकलता है, उसके ऊपर से खून टपकने लगता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऊपर से एक ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ता है। उधर सीजे और एना किसी तरह केनेथ और माइकल को ट्रक से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी स्टीफन, जो अब खुद ज़ॉम्बी बन चुका था, चीखता हुआ एना की तरफ दौड़ पड़ता है। एना बिना देर किए गोली मारकर उसे खत्म कर देती है, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही आसपास के सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। हालात फिर से बेकाबू हो जाते हैं। माइकल और सीजे लगातार फायरिंग करके रास्ता बनाते हैं ताकि बाकी लोग बच सकें। आखिरकार सभी लोग किसी तरह नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहां वो नाव उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन ज़ॉम्बियों की भीड़ अब भी उनके पीछे लगी हुई थी। एक एक करके सब लोग नाव में चढ़ने लगते हैं। तभी सीजे रुक जाता है। वो समझ चुका था कि अगर किसी ने पीछे रुककर ज़ॉम्बियों को ना रोका तो कोई भी बच नहीं पाएगा। सीजे ट्रक में बैठा रहता है और बाकी लोगों को भागने का मौका देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। पूरी ट्रक आग के गोले में बदल जाती है और पुल टूट कर गिर जाता है। इस धमाके से पीछा करती ज़ॉम्बियों की भीड़ रुक जाती है। वहीं सीजे, जो शुरुआत में सबसे घमंडी और नफरत करने लायक इंसान लगता था,
था, आखिर में सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। अपनी जान देकर वो बाकी सभी लोगों को बचा लेता है। जब सब लोग नाव पर चढ़ जाते हैं तब माइकल रुक जाता है। वो धीरे से बताता है कि एना को बचाते समय उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ये सुनकर सब टूट जाते हैं। एना की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इस सफर में दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। माइकल किनारे पर खड़ा होकर नाव को दूर जाते देखता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पल बन जाता है। सबसे समझदार, बहादुर और उम्मीद देने वाला इंसान आखिर तक जिंदा नहीं बच पाता। सुबह होने लगती है, सूरज की रोशनी झील पर पड़ती है और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो, जैसे नई जिंदगी शुरू होने वाली हो। लेकिन असली डर अभी बाकी था। कैमरे की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि एना और बाकी लोग कई दिनों तक समुद्र में भटकते रहे। शुरुआत में सब खुश थे कि वो बच निकले, लेकिन फिर उन्हें एक छोड़ी हुई नाव मिलती है। जब वो उसका फ्रीजर खोलते हैं तो अंदर एक ज़ॉम्बी का कटा हुआ सिर पड़ा होता है जो अब भी जिंदा होकर गुर्रा रहा था। धीरे धीरे उनका खाना और ईंधन खत्म होने लगता है। तभी दूर उन्हें एक खूबसूरत हरा भरा टापू दिखाई देता है। सब खुशी से वहां पहुंचते हैं। जगह बिल्कुल शांत थी, ना चीखें, ना आग, ना मौत। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया का आखिरी सुरक्षित कोना हो। आखिर में जब सब लोग उस टापू पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वो बच गए हैं, लेकिन अगले ही पल जंगल से सैकड़ों तेज रफ्तार ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कैमरा जमीन पर गिर जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ दौड़ते हुए सड़े पैरों का दृश्य दिखाई देता है। यही फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म दिखाती है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं होती। इसमें सिर्फ डर नहीं बल्कि इंसानों की असली फितरत भी दिखाई गई है। कोई दूसरों के लिए जान देता है तो कोई खुद को बचाने के लिए सबको छोड़ देता है। 2004 की ये फिल्म आज भी ज़ॉम्बी फिल्मों की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाती है। खासकर इसके तेज दौड़ने वाले ज़ॉम्बी और डार्क एंडिंग ने इसे यादगार बना दिया। निर्देशक जैक स्नाइडर ने फिल्म को ऐसा बनाया कि आखिर तक उम्मीद नहीं, सिर्फ डर और बेबसी महसूस होती है।